नंबर 9 को डिस्कस करें। चैप्टर 3 से ली गई है दिल्ली के सुल्तान, और इस वर्कशीट में हम दिल्ली के सुल्तान टॉपिक को कवर करेंगे। बेटा इस वर्कशीट में हम जानेंगे कि दिल्ली पर किन किन शासकों ने शासन किया, दिल्ली किसकी राजधानी रही, और इसी तरह की और जानकारी हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ बच्चों, अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि जब आप छोटे थे तो उस समय की किसी बातों के बारे में, आपके परिवार के बारे में कुछ पूछा जाए, तो आप किस तरह से उसके बारे में जान सकते हैं? कोई कहाँ से आप ये जानकारी प्राप्त करेंगे? तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारी जो पिक्चर्स होती हैं, फ़ोटोज़ होती हैं, उनसे हम देखकर पहले के समय की बातों को जान सकते हैं। जैसे हम छोटे थे, हमारे फ़ोटोज़ होंगे, तो उनको देख के हम अपने बारे में जान सकते हैं। इसी तरह से पहले के जो घर होते थे वो किस तरह के होते थे, हमारे माता पिता हमें उनके बारे में बता सकते हैं। हम मैगज़ीन्स में देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में देख सकते हैं पुरानी बातों को। अगर हम बात करें हमारे स्कूल की, तो हमारा जो स्कूल है बच्चों, वो हमेशा से ऐसा तो नहीं रहा होगा, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो नए आए हैं, जो पुराने हैं, जो चले गए हैं रिटायर होकर स्कूल से। और इन सब के बारे में हम किस तरह से जान सकते हो? तो हमारी जो स्कूल की मैगज़ीन है उनसे भी हमें पता लगता है बच्चों इसके बारे में, कि हमारे स्कूल की मैगज़ीन में पिक्चर्स होती हैं, पुरानी टीचर्स की होती है, स्कूल की बिल्डिंग की होती है। तो हमारी जो पुरानी मैगज़ीन्स हैं उनसे हम पता लगा सकते हैं, हमारे टीचर्स से हम पता लगा सकते हैं अपने स्कूल के पहले के टाइम के बारे में, दूसरे टीचर्स के बारे में, क्या क्या चेंजेस हुआ। इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। तो इसी तरह से हम इतिहास के बारे में भी जानते हैं बच्चों, कि पहले हमारा देश कैसा था, किस तरह से राजा आए, शासक आए, उनके बारे में हम किस तरह से पता लगाते हैं, ये सब भी हम इस वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। इतिहास के अध्ययन के लिए हम अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य यानी कि भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना प्राप्त करते हैं। अभिलेख होते हैं बेटा जो पुरानी जो बिल्डिंग्स होती हैं, या जो पत्थर से जिस पे लिखा जाता है, पत्थर पे लिखा जाता है, पत्थर के ऊपर खुदाई करके उससे लिखा जाता है। जैसे अगर हम बात करें किसी पुराने बिल्डिंग्स की, तो उसके बाहर भी उसके बारे में लिखा होता है, उसकी जानकारी लिखी होती है पत्थरों पे, उसके बारे में सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो ये हमारे अभिलेख होते हैं। सिक्कों से हम पता लगा सकते हैं, जो पहले के राजा महाराजा होते थे वो अपने अलग अलग सिक्के बनवाते थे, उनसे हम पता लगा सकते हैं। भवन निर्माण कला जो है, जो हमें पुरानी इमारतें देखने को मिलती हैं, उनसे हम पता लगा सकते हैं इतिहास के बारे में। इसी तरह से बहुत सारी और भी चीज़ें जिनके माध्यम से हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। मगर दिल्ली सल्तनत की अधिक जानकारी के लिए हम उन इतिहास, तारीख एक वचन, त्वारिख बहुवचन है, सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फ़ारसी में लिखे गए। तो जो तारीख हैं बच्चों, दिल्ली सल्तनत के बारे में हम उनसे ज़्यादा प्राप्त करते हैं जानकारी, जो उस समय पे शासनकाल के बारे में लिखे गए थे। और जो प्रशासन की भाषा थी वो थी फ़ारसी में ये सब लिखे गए थे। अब जो तारीख है बच्चों, उसके जो लेखक होते थे वो सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, पढ़े लिखे व्यक्ति होते थे, जो ये तारीख के लेखक होते थे, जो घटनाओं का वर्णन करते थे, घटनाओं के बारे में लिखते थे। ये जो तारीख होते थे बच्चों, ये उस समय की घटनाओं के बारे में हमें बताते थे, लिखते थे, और जो शासक होते थे उनके बारे में लिखते थे ये बातें। और ये जो शासक थे उनको प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे कि किस तरह से प्रशासन को चलाना चाहिए, और न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे कि न्याय संगत शासन होना चाहिए। तारीख के लेखक नगरों में रहते थे, विशेषकर वो दिल्ली में रहते थे, और गाँव में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। और ये ज़्यादातर शहरों में रहते थे, जैसे दिल्ली में रहते थे, गाँव में तो ये बहुत कम कभी ही गए होंगे शायद। और सुल्तानों के बारे में लिखते थे, उनसे वो चाहते थे कि उन्हें इनाम मिले, बहुत अच्छे अच्छे तोहफे मिले, तो वो सुल्तानों के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। और जो तारीख होते थे, ये लेखक जो होते थे, वो शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार के बारे में और लिंग भेद पे आधारित समाज में व्यवस्था बनाने को कहते थे।
के जन्मसिद्ध अधिकार जो है, जिस तरह से राजा है उसका उत्तराधिकार उसके बाद राजा बनेगा, तो उनको बताते थे कि जन्मसिद्ध अधिकार जो है वो सही है, लिंग भेद आधारित समाज होना चाहिए। और उनके विचारों से जो लोग थे वो सहमत नहीं थे, क्योंकि ये गलत भी था कि महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव किया जाना ये सही नहीं था। अब बच्चों, जो दिल्ली थी उस पर सबसे पहले तोमर राजपूतों ने शासन किया। तो सबसे पहले तोमर राजपूत के काल में दिल्ली तोमर साम्राज्य की राजधानी बनी, और सबसे पहले दिल्ली तोमर साम्राज्य की ही राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों का अजमेर के चौहानों, जिन्हें हम चाहमान के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने परास्त किया, हरा दिया। तोमरों को किसने हरा दिया बच्चों? अजमेर के चौहानों ने। और तोमर और चौहानों के राज्यकाल में ही जो दिल्ली थी वो एक वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था, यानी कि व्यापार का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन गया था, केंद्र बन गया था। इस शहर में बहुत से जो है समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, उन्होंने क्या किया था बच्चों? अनेकों मंदिर बनवाए थे। किन्होंने? जैन व्यापारी थे दिल्ली में रहने वाले, जिन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। और यहाँ पर देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के थे वो भी बनाए जाते थे, जो काफ़ी प्रचलित थे, प्रसिद्ध हुए थे उस समय पे। 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई 13वीं शताब्दी के आरंभ में, तथा इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस महाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तो यहाँ हमने जाना तोमर राजपूतों के बारे में, और दिल्ली जो राजधानी सबसे पहले बनी तोमर राजपूतों की। यहाँ पर बच्चों हमें एक टेबल दी गई है, और इस टेबल में दिल्ली के शासकों के बारे में हमें बताया गया है कि कौन कौन से वंश हुए और किस किस राजा ने शासन किया, कितना उनका शासनकाल रहा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा तोमर थे, जो कि आरंभिक 12वीं शताब्दी में 1165 तक। तो अनंगपाल जो था उनका शासनकाल था बच्चों 1130 से 1145 तक। उसके बाद चौहान आए, चौहान जो था उनका शासन रहा 1165 से 1192। पृथ्वीराज चौहान जो है प्रमुख शासक थे, 1175 से 1192 तक उनका शासनकाल रहा। फिर तुर्की शासक आए, प्रारंभिक तुर्की शासक जो शासनकाल था 1206 से 1290 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले आए, उनका शासनकाल था 1206 से 1210। उसके बाद शमशुद्दीन इल्तुतमिश, जिसका शासनकाल था 1210 से 1236। उसके बाद आई रज़िया सुल्तान, उनका शासनकाल रहा 1236 से 1240 तक। उसके बाद गियासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 तक। फिर हुआ खिलजी वंश का आरंभ, जो कि 1290 से 1320 तक का काल था। जलालुद्दीन खिलजी, उनका शासनकाल रहा 1290 से 1296 तक। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल रहा 1296 से 1316 तक। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1414 तक। गियासुद्दीन तुगलक, उनका शासनकाल रहा 1320 से 1324 तक। मोहम्मद तुगलक का शासनकाल रहा 1324 से 1351 तक। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, जिनका शासनकाल था 1351 से 1388 तक। सैयद वंश, जिनका 1414 से 1451 तक का ये शासनकाल रहा। इसमें खिज खान जो थे उनका शासनकाल रहा 1414 से 1421 तक। और उसके बाद आए लोधी वंश। लोधी वंश का शासनकाल था बच्चों 1451 से 1526 तक, जिसमें बहलोल लोधी महत्वपूर्ण शासक थे, और इनका शासनकाल रहा 1451 से 1489 तक। तो यहाँ पे हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है बच्चों। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इतिहास के अध्ययन के लिए कौन कौन से स्रोत हमारी सहायता कर सकते हैं? इसका आंसर है बच्चों, इतिहास के अध्ययन के लिए अभिलेख, सिक्के, भवन निर्माण कला और त्वारीख हमारी सहायता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, त्वारीख का अध्ययन किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी हो सकता है? इसका आंसर है, त्वारीख के अध्ययन से हमें दिल्ली सल्तनत और शासकों के बारे में लिखित जानकारी मिलती है, तथा इसके द्वारा हम किसी घटना की जानकारी भी मिलती है, क्योंकि त्वारीख के लेखक सुशिक्षित सचिव, प्रशासक, कवि व सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो उस समय पर होने वाली घटनाओं का वर्णन करते थे। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, त्वारीख के अध्ययन की
सीमाओं का वर्णन कीजिए। त्वारिक के अध्ययन से हम आम जनता के बारे में सूचना नहीं मिलती, क्योंकि त्वारिक के लेखक नगरों में रहते थे और अक्सर सुल्तानों से इनाम पाने की आशा में सुल्तानों के बारे में ही लिखा करते थे। 4th क्वेश्चन है, पता लगाइए कि दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार के निर्माण में किन किन शासकों का योगदान है। कुतुब मीनार के संदर्भ में अन्य जानकारी एकत्रित कीजिए। इसका आंसर है, कुतुब मीनार के निर्माण में कुतुबुद्दीन ऐबक, तमशुद्दीन इल्तुतमिश तथा फिरोज शाह तुगलक का योगदान है। कुतुबुद्दीन ऐबक केवल कुतुब मीनार के आधार को ही बनवा पाए। बाद में उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों को बढ़ाया और बाद में इसकी अंतिम 2 मंजिलों को फिरोज शाह तुगलक द्वारा पूरा कराया गया। मीनार को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। तो यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। इस वर्कशीट में हमें एक संदेश दिया गया है कोविड से संबंधित। कोविड-19 के विरुद्ध जंग में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बच्चों, हमें सभी को कोविड-19 से बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना चाहिए और ये ज़रूरी है हमारे लिए। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे प्यारे बच्चों।